तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर रज़ा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति की बुक है, जो कि ऑथेंटिक बुक है। डॉक्टर सोहनदान चारण की बुक है दोस्तों। मैंने ये दृढ़ निश्चय किया है कि मैं रोज एक वीडियो इस बुक पर लेकर आऊँगा। और दोस्तों, ये पारिक पब्लिकेशन जयपुर से आती है दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को बता दूँ, इस बुक के बारे में। इस बुक के अंदर क्या-क्या है। इसके अंदर राजस्थान की संस्कृति, वीर संस्कृति, अग्नि संस्कृति, दुर्गों के बारे में व भवन शिल्प के बारे में, राजस्थान की हस्तकला, लोक कला, चित्रकला, मूर्ति कला, लोक नृत्य, लोक वाद्य यंत्र, देवी देवता, संत और लोक आस्था के केंद्र, मेले, राजस्थान के त्योहार, प्रमुख प्रथाएं, वस्त्र आभूषण, ये वस्त्र और प्रसिद्ध कलाकार एवं लोक कला केंद्र संस्थाएं, साहित्य संगीत कला के प्रमुख संस्थान, राजस्थानी भाषा एवं बोलियां, सामान्य परिचय, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान लोक साहित्य दृष्टि में साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ से प्रश्न नहीं बनता हो, है ना। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो करेंगे हम दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्प पर। किस पर करेंगे दोस्तों? राजस्थान हस्तशिल्प के ऊपर चर्चा करेंगे अपन। और आप लोग बता देना, क्या आप इस बुक को पूरी पढ़ना चाहते हो और अगला टॉपिक कौन सा लूं वो आप बता देना, ठीक है। आज फिर मैंने मेरी इच्छा के अनुसार आज का जो टॉपिक चुना है वो चुना है दोस्तों राजस्थान हस्तशिल्पा। आप मुझे बता देना इनमें से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर यूं भी बोल सकते हो सर क्रम से ही चलो, तो मैं क्रम से भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थानी हस्तशिल्प यानी कि हस्तकला, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा दिख रहा होगा। थोड़ा मैं इसको और अच्छे से जूम कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर कलात्मक हस्तशिल्प राजस्थान प्रदेश की विशिष्ट देन है। ये बात आप सभी जानते हो दोस्तों। विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलाकृति अपन राजस्थान बहुत सारी बनाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो विशिष्ट देन है। मनुष्य कृत यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प के नमूने पाषाण युग से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये बात भी सत्य है। तब से मानव उत्तरोत्तर मिट्टी, हाथी दांत, तांबे की वस्तुएं बनाने के सफल प्रयोग करता रहा। राजस्थान की सुंदर, आकर्षक, उपयोगी हस्तशिल्प कला विश्व स्तर पर विख्यात है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान की हस्तकलाएं विश्व स्तर पर विख्यात है, प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। बिलू पोट्री का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मीनाकारी का नाम सुना होगा, उस्ता कला का नाम सुना होगा। ये सब विश्व स्तर पर विख्यात है दोस्तों, प्रसिद्ध है, फेमस है। यहाँ की हस्तकला स्थानीय उपलब्ध सामग्री के सहारे ही पनपती रही है। मतलब कि लोकल जो भी सामग्री है ना उनसे ही बनती है। यहाँ की हस्तकला अनेक आकारों प्रकारों में लोगों के आकर्षक का केंद्र रही है, जिनमें प्रमुख है एक, कपड़ों की बुनाई और छपाई, नमदा गलीचा बनाना, संगमरमर व पत्थरों की प्रतिमाएं बनाना, लकड़ी व ब्रास यानी धातु पर चित्रकारी करना, जवाहरात कटाई, उसके अलावा मीनाकारी, हाथी दांत के खिलौने, नक्काशी, लाख पर की गई कारीगरी, मिट्टी व चीनी के खिलौने, ब्लू पोट्री, तारकसी, चमड़े की जूतियां एवं अन्य उपकरण इत्यादि। स्वतंत्र भारत में लघु उद्योग निगमों की स्थापना एवं प्रोत्साहन से हस्तशिल्प का विकास हुआ है और इन उपकरणों को विदेशों में निर्यात होने लगा है। मतलब कि राजस्थान से बनने वाली चीजों के जो हाथों से बनती है ना, उसका विदेशों में क्या होता है दोस्तों? निर्यात होता है। क्या होता है? निर्यात। ओके। आकर्षक एवं मनमोहक रूप एवं डिजाइनों का आविष्कार करना, शिल्प कौशल और अपनी छाप से लुभावना बनाना इन शिल्पियों का स्वभाव रहा है। अपने शिल्प के सौंदर्य में वृद्धि हेतु शिल्पी विशिष्ट पशु पक्षियों जैसे कि ऊंट, घोड़ा, हाथी, सूक, कपोत, मोर आदि का अंकन करते हुए लोग प्रचलित कला प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मतलब जो राजस्थानी चित्रकार है ना, इन सभी पक्षियों का, पशुओं का क्या करते हैं? उल्लेख करते हैं, या मतलब कि अपने चित्रों के माध्यम से चित्रकारी करते हैं, ठीक है। तो जो पहले नंबर पर जो हस्तकला है वो है थेवा कला, प्रतापगढ़ की। थेवा कला कहाँ की है दोस्तों? प्रतापगढ़ की है। कांच पर सोने की अत्यंत बारीक यानी कि महीन, कमनीय एवं कलात्मक कारीगरी थेवा कला कहलाती है ना। इस हेतु रंगीन बेल्जियम कांच उपयोग में लाया जाता है। तो इसके अंदर दो दोस्तों हाईलाइट कर सकते हो, वो है अपन कौन सा? रंगीन बेल्जियम कांच, सबसे इंपोर्टेंट ये। इसमें कौन सा कांच? बेल्जियम कांच उपयोग में लाया जाता है। सोने की बारीक चद्दर पर, सोने की बारीक चद्दर पर सूक्ष्म नक्काशी की जाती है। भिन्न भिन्न रंगों के कांच पर सोने की कारीगरी की ही इस कला का आकर्षण है। मतलब भिन्न भिन्न रंगों के कांच पर, अलग अलग रंगों के कांच पर, कांच तो कौन सा होता है? बेल्जियम। और बेल्जियम कांच अलग अलग रंगों का होता है, उस पर कारीगरी करते इस कला का यह आकर्षण है ना। थेवा कला में नारी श्रृंगार को कलात्मक रूप में प्लेटों, गुलदस्तों, फोटो फ्रेमों, इत्रदानी, ग्लास पर चित्रित किया जाता है।
नर्तन करते मयूर, मतलब कि जो मयूर होता है, मोर नाचता हुआ, रास लीला, शिकार के दृश्य, बेल बूटे, फूल पत्तियों के, उसके अलावा सात रास लीला और विविध देवी देवताओं की आकृति का अंकन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, कम सोने में कम सोने में अधिक अंकन करना कलाकार की सफलता का मापदंड है। मतलब कि कौन सा अच्छा कलाकार तब होगा जब कम सोने के अंदर वो अधिक से अधिक चित्रकारी कर सकता है। ठीक है। तो यह कला 500 वर्ष पुरानी है और प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये प्रतापगढ़ के सोनी परिवार, मतलब पूछा जाता है कि किससे संबंधित, तो प्रतापगढ़ के सोनी परिवार से संबंधित है। यह परिवार इस कला को गोपनीय रखते हुए अपनी बहू बेटियों को भी नहीं सिखाता है। देखो दोस्तों कितने चालाक है कि ये जो कलाकार है, सोनी परिवार के लोग, अपनी बहू को, और तो बहू तो छोड़ो, बेटियों को भी नहीं सिखाते हैं। इनका मानना ऐसा है कि यदि बहू बेटियों को सिखा देंगे तो उनके मन में बात बचेगी नहीं और किसी और को सिखा देगी, ससुराल जाएगी, दोस्त को, सहेली को, तो वो नहीं सिखाते, याद रखना। ठीक है। यह परिवार इस कला को गोपनीय रखता है और बहु बेटों को भी नहीं सिखाता है। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार है महेश सोनी, रामविलास सोनी, राम प्रसाद सोनी, जगदीश सोनी। और कुल मिला के मैं अगर बात करूं, इसके अंदर सार निकालू इसका थेवा कला का, तो पहला तो है थेवा कला प्रतापगढ़ की है। उसके अलावा किस कांच का इस्तेमाल करते हैं, बेल्जियम कांच का उपयोग में लिया जाता है दोस्तों, और विभिन्न प्रकार की कलाकृति की जाती है। ठीक है। देखो, बेल्जियम कांच पर सोने की कलाकृति क्या कहलाती है, थेवा कला कहलाती है। ठीक है। यदि आप मेंस का एग्जाम दोगे आरएस का, तो उसमें लिखना भी पड़ेगा। उसके अलावा इसके अंदर है कि कौन सा परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, ये बहु बेटियों को भी नहीं सिखाते हैं। कलाकार है महेश सोनी, रामविलास सोनी, राम प्रसाद सोनी और जगदीश सोनी। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगला है ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी कहाँ की है, जयपुर की है। तो यह हस्तकला महाराजा राम सिंह 1835 से 1880 ईस्वी के समय से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर विकसित होती गई ब्लू पोटरी है ना। यह कला मूलतः चीन एवं फारस देश की है। तो पूछता है ब्लू पोटरी मूलतः कहाँ की है, तो मूलतः चीन की व फारस की है। ऐसा प्रश्न बनेगा ना, बहुत अच्छा बनेगा कि ब्लू पोटरी मूलतः कहाँ की है, चीन एवं फारस देश की है। जो मुगल काल में भारत में प्रचलित हुई थी, मतलब मुगल काल में भारत में क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी। जयपुर के चूड़ामन और कालू कुम्हार ने सबसे पहले दिल्ली के भोला नामक कलाकार से यह कला सीखी एवं तदंतर यानी उसके बाद इसका प्रचलन राजस्थान में हुआ। मतलब कि राजस्थान के दो कलाकार जयपुर के कौन कौन से, चूड़ामन और कालू। तो कालू और चूड़ामन दोनों भाईले हैं, दोनों दोस्त गए किसके पास, दिल्ली के भोला नामक कलाकार के पास। यहाँ उन्होंने ये ब्लू पोट्री सीखी, फिर वो जयपुर में आए और जयपुर में फेमस हो गई फिर। ठीक है। इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने वाले श्री कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और एक बात बोलो, हाल ही में दोस्तों इनका निधन हुआ है। हाल ही में श्री कृपाल सिंह शेखावत का क्या हुआ है दोस्तों, निधन हुआ है। ठीक है। तो थोड़ा याद रखना। ओके, कृपाल सिंह शेखावत। उसके अलावा दोस्तों प्रथमतः बर्तनों पर चित्रकारी कर उन पर विशेष घोल, जो बर्तनों पर चित्रकारी कर पर उन पर विशेष घोल, जो कि हरे कांच, कथीरा, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर एवं मुल्तानी मिट्टी से बना होता है ना। विशेष घोल किस किस का बना होता है, हरे कांच हो गया, कथीरा हो गया, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर एवं मुल्तानी मिट्टी से बना होता है विशेष घोल, है ना, छड़ाया जाता है। ठीक है। बर्तनों पर नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग काम में लेकर चित्रकारी का प्रारूप बर्तनों पर हाथों से बनाया जाता है, उसे बोलते हैं ब्लू पोट्री। आप गूगल पर सर्च कर लेना ब्लू पोट्री, बहुत अच्छी अच्छी चीनी मिट्टी के बर्तनों पर बहुत सारी कलाकृति देखने को मिलेगी। ठीक है, ब्लू रंग से। राजस्थानी संस्कृति एवं कला की दृष्टि यानी दृष्टि दिखाने वाले फूल पत्तियों एवं देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। यदि आप गांव में रहते हो तो गांव के अंदर दोस्तों जो डोली होती है, बाहर का जो मकान भी होता है, मकान में, कच्चे मकानों पर चित्रकारी की जाती थी, पहले भी अंगने में भी की जाती थी, सेम उसी प्रकार की चित्रकारी होती है ना। बर्तनों पर ग्लेज या अस्तर चढ़ाकर पाटरी या ये पोटरी है ना को 800 डिग्री, ये थोड़ा याद रखना यहाँ से। ठीक है। बर्तनों पर ग्लेज या अस्तर चढ़ाकर पोटरी को 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप में तपाया जाता है। पकने पर ही बर्तनों को भट्टी से निकाला जाता है। और स्वर्गीय नाथीबाई भी इस कला में निपुण थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि महिला कलाकार ये नाथीबाई फेमस है, तो स्वर्गीय नाथीबाई भी इस कला में निपुण थी। वर्तमान में त्रिलोक चंद, भगवान सहाय, दुर्गालाल, हनुमान सहाय, गिरिराज, भेरू खारवाड़ आदि नामचीन कलाकार है, लेकिन इनके फेमस कलाकार कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है। बाकी महिला का नाम भी याद रखना, नाथी बाई। बाकी तो और देख लो आप, त्रिलोक चंद, ये सब है ही सरी।
उसके बाद है अगला दोस्तों मीनाकारी। मीनाकारी मीनाकारी कहाँ की है दोस्तों? जयपुर की। मीनाकारी कहाँ की है? जयपुर। लाहौर से आयातित आभूषणों पर, लाहौर से आने वाले आभूषणों पर मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम 1589 से 1614 ईस्वी के समय विकसित हुई। अब सेम प्रश्न बन जाए, ब्लू पोटरी किसके समय विकसित हुई, किसके समय प्रारंभ हुई? तो दोस्तों महाराजा राम सिंह के समय। और पूछ ले मीनाकारी के बारे में, तो मीनाकारी के बारे में मानसिंह प्रथम। नाथ द्वारा बीकानेर जोधपुर में भी मीनाकारी का काम होता है। वैसे तो जयपुर फेमस है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना कि जैसे कि नाथ द्वारा बीकानेर और जोधपुर में मीनाकारी का काम होता है। हस्तकला की आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों? मीनाकारी को कहा जाता है। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में। मीनाकारी हेतु काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी एवं गुलाबी रंग प्रयोग में लाए जाते हैं। विभिन्न औजारों से आभूषणों पर रेखाओं को गहरा करके उनमें रंग भरा जाता है। भरा हुआ रंग लकीरों में बैठ जाता है। मीनाकार रंगों को उनकी आग, तपन, सहन शक्ति के क्रम में लगाता है। ठीक है, उसके अलावा तपने पर पिघलकर तरल हो जाते हैं। खरल खरल में पीसकर कांच के रंग, खरल होता है दोस्तों पीसने का होता है। ठीक है, खरल में पीसकर कांच के रंग को पानी के साथ कलम द्वारा अपेक्षित स्थलों पर लगाया जाता है, जिसे वो घोल बन जाता है ना दोस्तों। ये तपने पर पिघलकर तरल हो जाता है। वे खरल में पीसकर कांच के रंगों को पानी के साथ कलम द्वारा अपेक्षित स्थलों पर लगाया जाता है। ठीक है, रंगों के समानता में आने पर शिल्पी पॉलिश करके पारदर्शक एवं उज्जवल बनाता है। तलवार, छुरियों की मूठ, आभूषणों के बाजू, बंगड़ी, हार, ताबीज आदि पर मीनाकारी की जाती है। मतलब कि कुल मिला के जैसे कि तलवार का देखना, तलवार पकड़ते जैसे कलम ये पेन है, तो यहाँ पर वो मीनाकारी कर दी है ना, वैसे तलवार के अग्रभाग में। ठीक है, वहां पर मीनाकारी करते हैं। वैसे ही हार में, बंगड़ी में, या फिर आभूषणों के जो बाजू होते हैं ना वहां पर, उसके अलावा बहुत सारी जगह पर करते हैं ये। ओके, श्रेष्ठ मीनाकारी के परिणाम स्वरूप कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया है। तो सीधी सी बात है, मीनाकारी का जो प्रमुख कलाकार है वो कौन है? कुदरत सिंह। मीनाकारी को बोलते हैं इस कला की आत्मा। ठीक है, वर्तमान में दुर्ग सिंह, काशीनाथ व कैलाश चंद्र श्रेष्ठ शिल्पी है। मतलब वर्तमान के अंदर कलाकार कौन है? तो दुर्गा सिंह है, काशीनाथ है और कैलाश चंद्र, ये तीन व्यक्तियों का नाम याद रखना। बाकी पुराने हैं, लेजेंड व्यक्ति है कुदरत सिंह है। सेम याद रखना दोस्तों आप लोगों के, ब्लू पोट्री में कौन है? तो ब्लू पोट्री में कृपाल सिंह शेखावत। मीनाकारी में कौन है दोस्तों? तो मीनाकारी में कुदरत सिंह। वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों के थेवा कला प्रतापगढ़ के अंदर कौन कौन है, तो आप लोगों के इसके अंदर यहाँ देख सकते हो। एक तो सोनी परिवार के अंदर महेश सोनी, उसके अलावा रामविलास सोनी, राम प्रसाद सोनी और जगदीश सोनी। तो ये याद रखना नाम। वापिस बोल रहा हूँ, थेवा कला में कौन हो जाएगा? सोनी परिवार। ब्लू पोट्री में कौन हो जाएगा दोस्तों? कृपाल सिंह शेखावत। और मीनाकारी में हो जाएंगे कुदरत सिंह। ठीक है, उसके अलावा है उस्ता कला। उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों? बीकानेर की। उस्ता कला कहाँ की? बीकानेर। तो उस्ता कला से तात्पर्य क्या है? तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी का काम। मतलब ऊंट की जो खाल होती है ना उस पर, ये अब यहाँ पर आप लोगों के दो चीजें है ना, कि जिंदा ऊंट या फिर मरे हुए ऊंट की खाल। तो दोस्तों आप बताओ मुझे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी देखते हैं। उस्ता कला से तात्पर्य ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी का काम करना। बीकानेर में स्थित केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, तो बीकानेर के अंदर एक हाइट ट्रेनिंग सेंटर भी है, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर में राजस्थान लघु उद्योग द्वारा इस कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो राजस्थान लघु उद्योग द्वारा बीकानेर के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि उस्ता कला को बढ़ावा देता है। ठीक है, ऊंट की खाल पर क्या करते हैं? स्वर्ण मीनाकारी। उसके अलावा कांच, लकड़ी और मिट्टी की वस्तुओं पर भी नक्काशी का काम किया जाता है। अब यहाँ पर ही मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिसामुद्दीन उस्ता को विशिष्ट योगदान के उपलक्ष्य में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उस्ता कला के प्रमुख कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। इस समय बीकानेर के ही मोहम्मद हनीफ प्रसिद्ध कलाकार है। तो मामला वर्तमान का है, मोहम्मद हनीफ वर्तमान के किसके प्रसिद्ध कलाकार है? उस्ता कला के। तो आप लोग जानते होंगे, एक तो होती है उस्ता कला और एक होती है जट कतराई। तो दोस्तों जो जिंदा ऊंट होता है ना, जिंदा ऊंट की खाल पर की जाती है वो कलाकृति, तो जट कतराई कहलाती है। बाकी तो जो ऊंट होता है ना नॉर्मली उस पर की जाती है ना, मतलब कि ऊंट के चमड़े पर, वो होती है उस्ता कला। ये याद रखना। ठीक है, बाकी आप मुझे अच्छे से बताना कि क्या है मामला पूरा, है ना। अगला है 5वें नंबर पर बंधेज।
बंदेज दोस्तों एक तो जयपुर की और साथ में जोधपुर दोनों की फेमस है, ठीक है। तो मनपसंद डिजाइन प्राप्त करने हेतु कपड़े में गांठे लगाकर, कपड़े में क्या लगाए जाते हैं, गांठे, कपड़े में क्या लगाते हैं, गांठे। तो कपड़े में गांठे लगाकर फिर उसे विभिन्न रंगों में रंगा जाता है। चूंदड़ी एवं साफों पर विभिन्न डिजाइन के रूप निखरते हैं। मोठड़ा, पतंग, भात, बिंदी भात, लहरिया भात, लड्डू भात चूंदड़ियों की तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसके प्रकार के, इस बंदेज के प्रकार है। कौन कौन से, जैसे कि मोठड़ा, पतंग, भात, बिंदी भात, लहरिया, लहरिया जयपुर की लहरिया आपने सुना होगा, लहरिया भात, लड्डू भात और चूंदड़ी तैयार की जाती है, ठीक है, बंदेज। और उसके अलावा सतरंगी चूंदड़ी एवं पचरंगी साफे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। बंदेज कहाँ का फेमस है, जयपुर का, ठीक है। गांठे लगाकर बनाया जाता है कपड़ों में, मनपसंद डिजाइन की जाती है। उसके बाद दोस्तों ये पूछता ही रहता है दाबू प्रिंट। कौन सा प्रिंट दोस्तों, दाबू प्रिंट, ठीक है। एक तो आजम प्रिंट का नाम सुना होगा, जाजम प्रिंट का नाम सुना होगा, एक दाबू प्रिंट का नाम, ठीक है। तो ये दाबू प्रिंट कहाँ है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट है आप लोगों के, बगरू प्रिंट है, बाकी अभी यहाँ बात करते हैं दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ का है, अकोला, अकोला का है चित्तौड़। तो अकोला चित्तौड़ का दाबू प्रिंट विख्यात है, विख्यात नहीं बहुत ज्यादा विख्यात है दोस्तों, ठीक है। जहां रंग नहीं चढ़ाना हो उसे ले या लुगदी से दबा दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं इस पेज पर पेंटिंग कर रहा हूँ और मान लेते हैं कि जैसे कि मुझे यहाँ इस जगह पर नहीं लगाना है, तो मैंने इसको इससे दाब दिया, ठीक है। तो यहाँ इधर रंग लग जाएगा लेकिन ये वाले भाग में रंग नहीं लगेगा। तो उसको क्या करेंगे, ले या लुगदी से दबा दिया जाता है। यह लुगदी ही दाबू नाम से जानी जाती है। तो दबा दिया तो दाबू, ठीक है। तो उसके अलावा आप लोगों को बगरू सांगानेर में गेहूं का दाबू बनाया जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कि बगरू कहाँ है, सांगानेर, बगरू सांगानेर जयपुर है ना। तो बगरू सांगानेर में है ना, बगरू और सांगानेर में गेहूं का दाबू बनाया जाता है, गेहूं की लुगदी से दाबू बनाया जाता है। जबकि बालोतरा में मिट्टी एवं सवाई माधोपुर में मोम का दाबू बनाया जाता है। मतलब आप पढ़कर जाओगे सिर्फ और सिर्फ क्या, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, वो पूछ ले कि बालोतरा में किसका दाबू बनाया जाता है, मिट्टी का, और सवाई माधोपुर में मोम का, और बगरू सांगानेर में गेहूं का, ठीक है, याद रखना। दाबू प्रिंट की चूंदड़ी एवं फेटे का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलन है, जबकि बंदेज की साड़ियां एवं वस्त्र शहरों में पसंद किए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अकोला के दाबू प्रिंट के कपड़ों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। दाबू प्रिंट की रंगाई एवं छपाई सफेद लट्ठे पर की जाती है, ओके, सफेद लट्ठे पर की जाती है, एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया चलती है। 7वें नंबर पे है दोस्तों बादले। बादले जोधपुर के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो है ये जिंक। ये किससे निर्मित होते हैं, जिंक से। तो जोधपुर में जिंक से निर्मित बादलों पर प्राय सलवटदार आकर्षक रंगीन कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। बहुरंगी इन बादलों में पानी, मतलब कि जिंक का या जस्ते का एक बर्तन होता है जिस पर क्या चढ़ाया जाता है, रंगीन और कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। मतलब कि जिंक या जस्ते के बर्तन पर क्या करते हैं, सलवटदार आकर्षक रंगीन कपड़े या चमड़े की एक परत चढ़ाई जाती है। अलग अलग विभिन्न रंग के वो होते हैं, ठीक है, ओके। और इससे क्या होता है, पानी दोस्तों ठंडा रहता है ना। अतः यात्रीगण यात्रा के समय इनका उपयोग करते हैं। और दोस्तों या भी याद रखना, बादले को बोलते हैं मारवाड़ का फ्रिज, जोधपुर को बोलते हैं मारवाड़, और मारवाड़ का फ्रिज क्या है, बादले। मारवाड़ का फ्रिज क्या है दोस्तों, बादले, याद रखना, ठीक है। अगले नंबर पर है दोस्तों छपाई कला सांगानेर। छपाई कला सांगानेर, तो इसमें याद रखना कि छपाई कार्यों के लिए सांगानेर विश्वविख्यात है, बहुत ज्यादा विश्वविख्यात है। मलमल एवं सफेद लट्ठे पर छपाई का कार्य किया जाता है। चद्दर, चुनरी, दुपट्टा, साफा, जाजम, तकिया आदि पर आकर्षक छपाई की जाती है। दुनिया, चक्र, असरफी, हाथी, घोड़े, मोर आदि अनेक छापे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। छापा एवं प्रिंट के सामंजस्य वाली सांगानेरी प्रिंट में काले एवं लाल रंग बहुत मतलब ये सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि सांगानेरी प्रिंट में निम्न में से सर्वाधिक किस रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो लाल व काले, ये याद रखना, काले व लाल रंग का, है ना। रोहिड़ा, सागवान, शीशम की लकड़ी के छापे विभिन्न प्रकार में बनाए जाते हैं, विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं। रोहिड़ा, सागवान और शीशम की लकड़ी के जो छापे होते हैं ना, विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं। साफ सुथरी कलात्मक छपाई की उत्कृष्टता एवं ब्लॉक की बारीकी मनमोहक होती है। सांगानेरी प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुन्नालाल गोयल को है। ये इसका नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो छपाई कला कहाँ की फेमस है, सांगानेर जयपुर की। उसके अलावा इसमें सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग होता है, तो इसके अंदर होता है लाल व काले रंग का। और लोकप्रिय किसने बनाया इनको, तो मुन्नालाल गोयल ने, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद है अगला दोस्तों लाख का काम।
लाख का काम। तो दोस्तों लाख का चित्राकर्षक कार्य जयपुर के अलावा अन्य कई शहरों में भी किया जाता है। मतलब लाख का काम वैसे तो फेमस कहाँ का है, जयपुर, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जयपुर, जयपुर के अलावा अन्य शहरों में भी किया जाता है। लाख की चूड़ियों के अलावा कई पशु पक्षियों की आकृतियां भी लाख से बनाई जाती है, जिन पर कांच के छोटे छोटे चौकोर चौकोर एवं तिकोने टुकड़े चिपकाए हुए होते हैं। कांच के अतिरिक्त भी कई नगीने जड़े जाते हैं। प्रथमतः मिट्टी या लकड़ी से वस्तु बनाई जाती है, उसके बाद उसे गर्म कर उस पर बेरजा मिश्रित लाख की चपड़ी चढ़ा दी जाती है। तस्तरी में रखकर उसे सिगड़ी पर गर्म किया जाता है और चिमटी से उस पर कांच एवं नगीने जड़े जाते हैं। लाख का कार्य करने वालों को लखारा या एवं मणिहारा कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो बात आई थी वो मैंने अंडरलाइन करी। लाख का चित्ता मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्य, सबसे ज्यादा या चित्ताकर्षक कार्य कहाँ होता है, जयपुर में। ठीक है, जो आकर्षक होता है। उसके अलावा यहाँ पर है लाख का कार्य, ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। लाख का कार्य करने वालों को क्या कहा जाता है, लखारा एवं मणिहारा कहा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये जयपुर के कौन, अयाज अहमद लाख का कार्य करने में निपुण है और लाख निर्मित चूड़िया क्या कहलाती है, बोफड़ी नाम से जानी जाती है। अब आपको नई चीज मिल रही है ना, तो आपको मजा आएगा, हाँ ये नई चीज है। तो लाख निर्मित चूड़िया क्या कहलाती है, भोपड़ी नाम से जानी जाती है। राजस्थान में सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़ की लकड़ी के खिलौने एवं अन्य वस्तुओं पर लाख का काम करने के लिए प्रसिद्ध है। ये लाख के लिए जाने जाते हैं, कौन, सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़। ठीक है, उसके बाद है 10वें नंबर पर दोस्तों कुट्टी का काम, जयपुर। कुट्टी के काम के लिए जयपुर विश्वविख्यात है। महाराजा राम सिंह 1835 से 1880 के समय यह उद्योग प्रारंभ हुआ था। मिट्टी, कागज, गोंद, चाक, फेविकोल आदि को गलाकर एवं पीसकर लुगदी बनाएंगे और अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सांचे बनाए जाते हैं, जिनमें लुगदी को दबाकर लगाया जाता है। जब यह लुगदी सूख जाती है तब खड़िया मिट्टी या चाइना कले में इच्छित रंग मिलाकर उस आकृति को सौंदर्य युक्त बनाया जाता है। चौपाए पशुओं एवं पक्षियों की आकृतियां ज्यादा बनाई जाती है। सुनो, कुट्टी क्या होती है, तो कुल मिला के ये जो दिख रहा है ना, मिट्टी, कागज, गोंद, चाक, फेविकोल, इन सबको मिला के लुगदी बनाएंगे और एक किसी सांचे में डाल देंगे, जैसे कि किसी पशु या पक्षी का सांचे में डाल देंगे और उसको सुखाएंगे। सूखने के बाद उसे निकाल लेंगे उस सांचे से बाहर। उसके बाद उसमें अलग अलग प्रकार के रंग लगाए जाएंगे, वही होता है कुट्टी का काम। और कुट्टी के काम के लिए फेमस क्या है, जयपुर। ये 10 हो चुके हैं दोस्तों, लगभग 22 मिनट 23 मिनट हो चुका है। तो ऐसा करते इसको पूरा ही कर देते हैं ना, मैं सोच रहा था कि छोड़ देता हूँ, पूरा कर देते हैं ना, क्योंकि जो देखने वाला है वो तो पूरा देखेगा, जो नहीं देखने वाला है उसे तो बोल भी नहीं सकते, है ना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये सही रहेगा। गलीचे एवं दरिया 11। जयपुर निर्मित जयपुर निर्मित गलीचे एवं दरिया वर्तमान में यत्र तत्र सर्वत्र अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। गलीचे की बनाई लकड़ी या बुनाई, गलीचे की बुनाई लकड़ी के लूम पर की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। गलीचे की बनाई या सॉरी बुनाई लकड़ी की, गलीचे की बुनाई लकड़ी के लूम पर की जाती है। ऊन एवं सूत के ताने बाने से इन्हें बनाया जाता है। बारीक धागों एवं गांठों से खूबसूरत एवं मजबूत गलीचे बनाए जाते हैं। अपने विशिष्ट शिल्प कौशल, सुंदर डिजाइन एवं गहरे रंगों का प्रयोग के कारण ये गलीचे बाजार में ऊंचे मोल में मिलते हैं। अतः रंगीन दरियों की मांग बढ़ गई है। वैसे तो जोधपुर, जयपुर, नागौर, टोंक, बाड़मेर, फलोदी, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, मालपुरा आदि कई शहरों दरी निर्माण के मुख्य केंद्र है, पर जोधपुर, जयपुर एवं बीकानेर जेल में बनाने वाली रंगीन एवं मजबूत दरियां ज्यादा लोकप्रिय है। तो जेल में बनने वाली दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो एक तो जोधपुर, जयपुर एवं बीकानेर जेल में बनने वाली रंगीन एवं मजबूत दरिया ज्यादा लोकप्रिय है ना। वैसे तो इतनी जगह फेमस है, लेकिन यहाँ की दरिया ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये गलीचे की बुनाई लकड़ी के लूम पर की जाती है, ये भी याद रखना। ओके, उसके अलावा है दोस्तों लकड़ी पर कलात्मक कार्य। विशेष रूप से उदयपुर में बनने वाली लकड़ी विभिन्न प्रकार के खिलौने सस्ते और लुभावने होते हैं। बस्सी चित्तौड़गढ़ ये सबसे इंपोर्टेंट, अंडरलाइन करो। बस्सी चित्तौड़गढ़ में कलात्मक परंपरागत रंगीन कावड़ बनाई जाती है। ठीक है, ये सबसे इंपोर्टेंट हो गया, जिसका लोक मान्यता अनुसार धार्मिक महत्व है। तो मतलब कि कावड़ जो की लकड़ी की बनती है, कहाँ की बनती है, बस्सी चित्तौड़गढ़ की। तो प्रश्न यहाँ से खूब बने हैं। बाड़मेर में बनने वाला लकड़ी का फर्नीचर बहुत महंगा भी है और अति प्रसिद्ध भी है। प्रतापगढ़, बस्सी, सवाई माधोपुर, करौली आदि स्थानों पर लकड़ी पर सुंदर नक्काशी एवं खुदाई की जाती है। जैसलमेर में बनने वाले लकड़ी के 5 मंजिली ताजिए एवं ये भी इम्पोर्टेंट रखना। जैसलमेर में बनने वाले लकड़ी के 5 मंजिली
ताजिए कलात्मक एवं सुंदर होते हैं। ताजिए आप जानते होंगे 10 मुहर्रम को निकाले जाते हैं इमाम हुसैन की शहादत उनकी याद में, ठीक है, तो वो ताजिए है ना। शेखावटी की प्रसिद्ध हवेलियों में मकानों की छत पर लकड़ी लकड़ी की मिलती है ना। मतलब कि जो शेखावटी की प्रसिद्ध हवेलियां है ना, हवेलियों में मकानों की छत किसकी मिलती है? लकड़ी की मिलती है। और उसके नीचे लकड़ी के मठोट में सुंदर चित्रकारी की गई है। लकड़ी पर चित्रकारी एवं सौंदर्य वृद्धि हेतु किया गया लाख का काम भी मिलता है। हाड़ौती, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मकानों की चौखट पर उत्कीर्ण लकड़ी की सुंदर पुतलियां भी मिलती है। लकड़ी के हाथी, घोड़े एवं श्रृंगार पेटियां देश विदेश में अति प्रसिद्ध हैं, ये भी आप जानते हो। उसके अलावा दोस्तों, चंदन एवं हाथी दांत पर खुदाई। राजस्थान के कारीगरों द्वारा चंदन एवं हाथी दांत पर की गई खुदाई विश्व भर में पसंद की जाती है, पर कच्चे माल की समस्या बनी रहती है। चंदन बेंगलोर से मंगाया जाता है। चंदन कहाँ से? बेंगलोर से, जबकि हाथी दांत अफ्रीका से आयात होता है। 17वीं शताब्दी से निर्मित आमेर महल के सिहाग मंदिर में चंदन के किवाड़ों पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी के नमूने मिले हैं। तो ये याद रखना, आमेर महल में कौन सा मंदिर है? सिहाग मंदिर। इसमें चंदन के किवाड़ों पर की गई उत्कृष्ट कारीगरों के नमूने मिले हैं, ठीक है, 17वीं शताब्दी के, ये याद रखना। ओके, यहाँ चंदन की लकड़ी में हाथी दांत के पच्चीकारी भी की गई है। हाथी दांत की कला का 18वीं सदी में उत्तरार्ध विकास जयपुर में। कहां पर दोस्तों? जयपुर के साथ साथ पाली, मेड़ता एवं पीपाड़ शहर में भी हुआ है, ठीक है। पाली, जयपुर के साथ साथ पाली, मेड़ता, पीपाड़ शहर में भी हुआ है। देवी देवताओं की मूर्तियां, हाथों में पहनने वाले चूड़े तथा शतरंज के मोहरे इस कला के श्रेष्ठ नमूने, याद रखना। ओके, अगला है दोस्तों 14 नंबर, जरी का काम। जरी के काम के लिए जयपुर एवं अजमेर प्रसिद्ध है। ये दो चीज याद रखना ओनली। जरी के काम के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है? जयपुर व अजमेर प्रसिद्ध है। साड़ियों, चुनरियों, लहंगों, चोली, कुर्ता आदि पर जरी गोटा का काम किया जाता है। धागे से बुनाई, कढ़ाई करना, कसीदाकारी करना भी अद्भुत हस्तकला है। कसीदाकारी हाथ से भी की जाती है, मशीनों से भी की जाती है, पर हाथ से की गई कसीदाकारी अपेक्षाकृत महंगी होती है, ठीक है, मशीनों के मुकाबले। जयपुर में ये एक और इम्पोर्टेंट है, जयपुर में गोटा किनारी का काम सोने चांदी के तारों से भी किया जाता है, फेमस है। अपनी शुद्धता एवं टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। सीकर, ये देखो, ये प्रश्न नहीं बनाया से खूब बनाया। सीकर का खंडेला शहर गोटा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, याद रखना। ओके, उसके अलावा अगला है पीतल पर खुदाई का कार्य। जयपुर में पीतल पर खुदाई का कार्य भी किया जाता है और उस पर उभार का काम भी किया जाता है। पीतल पर खुदाई के कार्य को संपन्न करने हेतु पहले वस्तु सिकली या फिर ये सिकलीगर को दी जाती है, ठीक है, बाद में नक्काशी वाले को दी जाती है। वस्तु पर मोती या कुरसम के प्रयोग से गोल एवं छोटी मोटी आकृतियां बनाई जाती है। उभार के काम हेतु वस्तु को जमाए एवं स्थिर रखने के लिए लोही का प्रयोग किया जाता है। कंपास की सहायता से वस्तु में डिजाइन उभारी जाती है, जिसे सांचा ढालना कहते हैं। बीच की जगह को चोरसी की सहायता से बराबर किया जाता है। पीतल के झाड़, कानूस, लैंप, प्लेट, थाल, कलश, सुराही, पशु पक्षियों की आकृतियां, खिलौना, आभूषणों रखने के डिब्बों, फूलदान, टेबल, कुर्सी एवं दरवाजों में पीतल के कलात्मक नमूने बाजार में उपलब्ध होते हैं। कुल मिला के याद रखना, जयपुर में पीतल की खुदाई का कार्य प्रसिद्ध है और इसके अंदर ये बहुत सारी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। अगला है दोस्तों कठपुतली कला। कठपुतली काष्ठ से निर्मित विविध कठपुतलियों के साथ राजस्थान के ऐतिहासिक वीर वीरांगनाओं एवं प्रेमी हृदयों की कथाएं जुड़ी हुई है। ये कथाएं कलाकारों द्वारा कठपुतली नृत्य के साथ प्रस्तुत की जाती हैं। ओके, अपनी कलात्मक एवं साज सज्जा के आधारों पर राजस्थानी कठपुतलियां विश्व विख्यात है। विश्व विख्यात है दोस्तों। उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे देखोगे ना, कठपुतली नृत्य किया जाता है, बहुत ही फेमस है। विश्व के प्राय सभी संग्रहालयों में कठपुतलियां संग्रहित हैं। वर्तमान में ये कठपुतलियां संचार एवं प्रचार के महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। यहाँ तक चलचित्रों में और दूरदर्शन पर भी इनका उपयोग होने लगा है। नृत्य, नाट्य एवं संगीत का त्रिकोणात्मक संगम इन कठपुतलियों की विशेषता कही जा सकती है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नृत्य, नाट्य एवं संगीत का त्रिकोणात्मक संबंध, ठीक है, या संगम, इन कठपुतलियों की विशिष्ट विशेषता कही जा सकती है। उसके अलावा कठपुतली बनाने में अरड़ू की लकड़ी काम में ली जाती है। तो कठपुतली किस लकड़ी से बनाई जाती है? तो अरड़ू की लकड़ी से बनाई जाती है। इसकी कटाई छिलाई में पर्याप्त समय लगता है। लकड़ी को कठपुतली का रूप देने के पश्चात उसे रंगा जाकर सुनहरे वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। कठपुतली लोकानुरंजन के साथ लोक जागरण एवं लोक सुधार का सशक्त माध्यम सिद्ध हुई है।
हस्तशिल्प के उक्त प्रसिद्ध प्रकारों के अतिरिक्त और भी अनेक रूपों में हस्तशिल्प नमूने राजस्थान में उपलब्ध है, जैसे कि कैथून, यहाँ से पूछते हैं प्रश्न, कैथून की कोटा डोरियों की साड़ियों के केंद्र के रूप में बुनकरों के गांव के नाम प्रसिद्ध है। चित्तौड़ की जाजम छपाई, मैंने बता दिया, आदम जाजम और चित्तौड़ की जाजम छपाई अपनी अलग पहचान रखती है। उसके अलावा गाडोलिया, गाडोलिया लोहारों का विशिष्ट पोशाक भी चित्तौड़ में ही मिलता है। राजस्थान की राजस्थान की परंपरागत हस्तकलाएं शहरों के साथ साथ कई गांवों में भी पनपी, पर वर्तमान में महानगरों में कई कारीगर इन कलाओं की वस्तुएं बनाने लग गए हैं। परिणाम स्वरूप छोटे छोटे स्थानों में रहने वाले परंपरागत कारीगर हतोत्साहित हो गया है। इसके अतिरिक्त महानगरों के वास करने वाले शिल्पी नए नए प्रयोग करते रहते हैं, जिसके कारण ये कलाएं अपने मूल स्वरूप से दूर होती जा रही हैं। स्थान की परंपरा एवं कार्य मौलिकता को बनाए रखना एक बड़ी समस्या के रूप में है, जिसका निराकरण आवश्यक है। तो दोस्तों, आधा घंटा का समय हो चुका है और हमने लगभग राजस्थानी हस्तशिल्प देखी, और ये बुक आप लोगों को मैंने बता दी है। ये बुक कौन सी है? तो ये बुक है राजस्थानी भाषा संस्कृति एवं साहित्य, है ना। तो ये डॉक्टर सोहनदान चारण की बुक है दोस्तों। और अगर आप बोलोगे कि क्रम से चलो, तो मैं दुर्ग से ही स्टार्ट कर दूंगा, लोक कला चित्रकला, या फिर आप 4-5 कमेंट एक ही टॉपिक होंगे इनमें से, तो मैं वो टॉपिक ले लूंगा दोस्तों। और थोड़ा शुरुआत में मैंने जूम नहीं किया था, बाकी मैं जूम कर दूंगा आप लोगों के। जैसे कि राजस्थान की लोक कला है पट चित्र है, भित्ति चित्र है, मांडना क्या है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछते हैं। और मेरा मानना है कि यहाँ से, मतलब मेरा मानना है कि इन किताबों से वो 1 या 2 प्रश्न जो सबको नहीं आते वो आपको आ जाएंगे, है ना। बाकी तो जो आपको आता है वो और को भी आता है, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के बुक है, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना, अच्छे से आप देख लीजिए। बाकी आप मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा मैं अपना थोड़ा बहुत समय देकर कि इस बुक को पूरा करा दूं। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पर बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।